जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे पति का रंग फीका हो गया। फ़ौरन उसी रात मुझे वह गांव से दूर एक कमरे में लेकर गए और बोले, पूरी 9 महीने तुमको यहीं रहना है। और जब आखिरी दिन मुझे दर्द शुरू हुआ तो फ़ौरन एक औरत अंदर आई और मेरा बच्चा छुपाते हुए बाहर ले गई। कुछ देर बाद मेरा पति रोता हुआ अंदर आया और बोला, बच्चा तो तुमने मुर्दा पैदा किया था। मुझे बहुत अजीब लगा। फिर दूसरी बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो पति को कुछ नहीं बताया और चुपके से घर से भाग गई। एक दिन डॉक्टर से चेकअप करवाने आए तो वह अल्ट्रासाउंड करते हुए चीख पड़ी और थोड़ी देर बाद डॉक्टर जी ने मुझे जंजीर से बांध दिया और बोले कि तुम्हारे पेट में तो। मैं शादी की रात में घूंघट ओढ़कर बैठी थी, अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और मेरे पति कमरे में आए। उनकी कदम मेरी तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी वो आकर रुक गए। मैं सोच रही थी कि वह मुझे वह मुझसे कोई बातचीत करेंगे, मगर वो कुछ नहीं बोले। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। तब मैंने अपना घूंघट खुद ही उठाकर देखा, लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मैंने कमरे को खाली पाया। मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा। मैं डरी नज़रों से यहाँ वहाँ देखती रही। तभी कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला और मेरा पति कमरे में आ गया। उनकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, जल्दी से मेरे पास आए और बोले, क्या बात है निशा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैं थोड़ी देर पहले ही कमरे मैंने कहा कि थोड़ी देर पहले ही कमरे में कोई आया था। राजू बड़े परेशान हो गए। कुछ देर तक तो कुछ बोल ही नहीं, फिर हंसने लगे और बोले, निशा, पहले भी कमरे में मैं ही आया था। तुम्हारे पास बैठते ही याद आया कि मुंह दिखाई का गिफ्ट तो मैं बाहर ही भूल गया हूँ, इसलिए जल्दी से बाहर गया ताकि ला सकूँ। राजू ने अंगूठी की तरफ इशारा किया। अब मैं शांत हो गई थी। राजू ने अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी और बोले, निशा, आज तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी। तभी राजू उठकर वॉशरूम में चले गए। जब वो वापस लौट कर आए तो बोले, निशा, मैं थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ। तुम भी यही भारी लहंगा बदल कर आराम कर लो। मैंने सिर हिला दिया। सुबह हुई तो बाहर निकलकर घर को देखा। मेरे और राजू की अरेंज मैरिज हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और ना ही हमारे आपस में के बीच कोई रिश्ता था। मम्मी ने मुझे बस इतना कहा था कि निशा, तुम बहुत खुशनसीब हो कि राजू जैसा अच्छा हमसफ़र मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा इंसान है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। माता पिता दुनिया से जा चुके हैं, बहन भाई कोई नहीं था, वह अकेले ही हर चीज़ का मालिक था। तब मैं बोली, मम्मी, मेरे पति के कोई रिश्तेदार भी नहीं है। कल को कोई बात हो गई तो उन्हें कौन समझाएगा? मम्मी मुस्कुराने लगी और बोली, बेटा, यही तो सारी बात है। रिश्तेदार नहीं है तो फिर वो किसके कहने पर आकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करेंगे? बल्कि पूरी दुनिया में तुमसे ही उनका एक रिश्ता रहेगा, वो तो तुम पर जान ही देंगे। बस बेटी, तुम अपनी पति की हर बात मानती रहोगी तो भगवान के करम से कुछ भी गलत नहीं होगा। मैंने मम्मी की बात मान ली और शादी करने के लिए मैंने हाँ कर दिया। मुझे मम्मी की बात समझ आ गई थी, इसलिए मैं राजू के रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और आज मैं उनकी बीवी बन चुकी थी और इस घर की मालकिन भी बन गई थी। मैं घर की एक एक चीज़ों को बड़ी प्यार से छू छू कर देख रही थी। हमारा घर छोटा सा था मगर बहुत ही सुंदर था। हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सजी हुई थी। चलते चलते मैं घर के पीछे चली गई थी, जहाँ एक छोटा सा कमरा था। मैंने सोचा कि इस कमरे में झांक कर देखे कि वहाँ क्या पड़ा है। मैं जैसे ही कमरे में जाने लगी, अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर पीछे खींचा। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो यहाँ तो राजू खड़े थे, जिनके चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। राजू बोले, निशा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं शर्माकर बोली, मैं अपना घर देख रही हूँ, हर चीज़ को छू छू कर महसूस कर रही हूँ। मुझे आपके घर की मालकिन बनकर बहुत खुशी हो रही है। राजू के चेहरे पर गुस्सा था। वह बोले, निशा, पूरा घर तुम्हारा ही है, बल्कि अब तो मैं भी तुम्हारा ही हूँ। मगर यह कमरा ना तो मेरा है और ना ही तुम्हारा है, इसलिए तुम इस कमरे से दूर रहना। मैं बोली, यह क्या बात हुई? घर आपका है तो घर से बना कमरा आपका क्यों नहीं है?
तो राजू बोले, मैंने कुछ साल पहले यह कमरा किसी को रहने के लिए दिया था, तो उनका सामान इसमें पड़ा हुआ है। वो अभी तक लौटकर वापस नहीं आया है। जब आएगा तब उसको कह दूंगा कि अपना सामान उठाकर यहाँ से ले जाओ, फिर तुम इस कमरे की मालकिन बन जाना। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं बोली, ऐसा भी कौन था जिसके लिए आपने यह कमरा अभी तक बंद करके रखा है? फिर राजू का गुस्सा चढ़ गया और बोले, बस बस, ज़्यादा सवाल मत करो। मुझे ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती है। चलो, आज के बाद से यहाँ मत आना। मैं तो अपना छोटा सा मुंह लेकर रह गई थी। भला यह क्या बात हुई कि ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं? लड़कियां तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा बोलती है। मैं राजू के पीछे पीछे घर के आंगन में आ गई। तभी एक बार बेल बजा तो राजू ने जाकर दरवाज़ा खोला। जब वो वापस आए तो उनके हाथों में नाश्ता पड़ा हुआ था। मैं बोली, अरे राजू, आपने ऐसा क्यों किया? अब तो आपकी बीवी घर पर आ गई है ना, अब आपको कोई भी चीज़ बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ घर पर ही बना दूंगी। तो राजू बोले, आओ नाश्ता कर लो। हम दोनों ने मिलकर चुपचाप से नाश्ता किया। मैं राजू को नज़रें चुरा चुरा कर बार बार देख रही थी। राजू बहुत ही हैंडसम थे, इतने सुंदर कि अगर उनके चेहरे को देखती रहूं तो दिल ना भरे। राजू नज़र झुकाकर नाश्ता कर रहे थे, जबकि मैं उनकी लंबी घने पलकों को देखती रह गई थी। तब राजू बोले, निशा, मेरा चेहरा बाद में देख लेना, पहले नाश्ता कर लो। नहीं कर लो। मैं तो एकदम से हड़बड़ा गई थी। मेरी चोरी जैसे पकड़ी गई थी। मुझे तो इस बात की हैरानी थी कि राजू को कैसे पता चल गया कि मैं उसे देख रही हूँ। नाश्ता करने के बाद राजू सारे बर्तन उठाकर किचन में ले गए और धोकर उन्हें रख भी दिया। मैं बहुत खुश थी कि राजू तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे उनकी कम बोलने वाली आदत से थोड़ी परेशानी थी। खैर, इनका हल मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे उन्हें अपने रंग में ले आऊँगी। मैं राजू के साथ बहुत खुशी खुशी मोहब्बत से ज़िंदगी जी रही थी। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा कि जब ये खबर मैं राजू को सुनाऊंगी तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। इसलिए शाम को जैसे ही वो घर आए, मैं जल्दी से उसके पास गई और बोली कि राजू राजू आप पिता बनने वाले हैं। मेरी बात सुनकर राजू का चेहरा लाल हो गया। वो मुझे फटी फटी निगाहों से देख रहे थे और फिर बोले, बधाई हो निशा, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। जबकि मैं राजू के चेहरे पर लिखी हुई रंगत को साफ पढ़ ली थी कि उन्हें मेरी बात सुनकर जरा भी खुशी नहीं हुई है। मुझे उनसे इस तरह ठंडा रहने का भरोसा नहीं था। मैं चुप करके अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद ही राजू कमरे में आ गए और बोले, क्या बात है निशा, यूँ बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? मैंने कहा, आपको बच्चे की खबर सुनकर खुशी नहीं हुई। इसलिए राजू ने मेरा हाथ थाम लिया और प्यार से बोले, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, मगर आजकल मुझे कारखाने की तरफ से परेशानी है। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वह दिवालिया की ओर जा रहा है। बॉस ने मुझे आज की खबर सुनाई कि उन्हें कुछ वर्कर्स कम से कम करने पड़ेंगे, क्योंकि इस समय इतनी तनख्वाह नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मुझे यह फ़िक्र है कि कहीं मेरी नौकरी भी हाथ से चली ना जाए। मैंने राजू के हाथ पर हाथ रख दिया। राजू, आपका आने वाला बच्चा अपने भाग्य के साथ आएगा, इसलिए आप चिंता मत करिए। तो फिर भगवान हर बात जानते हैं। आप जानते हो ना कि भगवान से यह प्रार्थना पूरा होकर ही रहता है। मेरी बात सुनकर राजू मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद राजू मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे। मेरी लंबी चौड़ी बातें भी सुनकर गुस्सा नहीं होते थे। मैं किचन में खाना बना रही थी। राजू सुबह सुबह काम पर गए हुए थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि राजू वापस आ गए हैं। मैं इतनी हैरान हुई और बोली, राजू, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? और जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो राजू नहीं थे। मुझे अपनी हालत पर बहुत हंसी आई। मैंने सोचा कि मेरे दिलो दिमाग में राजू का प्यार इतना ज़्यादा है कि अब मैं हर समय मेरे दिमाग में
उनका ख्याल रहता है। शाम में जब वह वापस आए तो मैंने सबसे पहले उन्हें यह बात बताई। राजू ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा। वह खुश तो बिल्कुल भी नहीं थे। मैं खुद घबरा गई, उनको ऐसी बातें क्यों बता दी। कहते हैं ना कि हर बात पति को बताने वाली भी नहीं होती है। खैर, हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। राजू बोले, आज खाने के बाद चाय पीने का दिल कर रहा है। मैं जल्दी से उठी और बोली, बस मैं अभी बनाकर लाती हूँ। अभी राजू ने मेरा हाथ थाम कर मुझे बिठा दिया और बोले, नहीं नहीं, तुम नहीं, तुम बैठ जाओ। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊंगा। और वह चाय बनाने के लिए किचन की तरफ चले गए। मैं भी उनकी बातों में खो गई और उनके पीछे पीछे किचन की तरफ चली गई। थोड़ी देर के बाद राजू चाय बनाकर लाए और हम बात करते करते चाय पीने लगे। मुझे नींद आ गई तो मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली गई, जबकि राजू टीवी पर राजू लॉन में बैठकर टीवी पर खबरें देख रहे थे। मैं ऐसी नींद पर पहले कभी नहीं सोई थी, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से मुझे रात में उठकर बार बार बाथरूम के लिए जाना पड़ता था। सुबह करीब 5 बजे जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैं जल्दी से उठी और बाथरूम चली गई। जब मैं वापस आई तो मुझे राजू कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। वो रात भर लग रहा था जैसे कि वो रात भर कमरे में आए ही नहीं थे। मुझे उन पर गुस्सा आया कि सुबह ऑफिस भी जाना रहता है और वो अभी तक लॉन में बैठकर टीवी ही देख रहे हैं। मैंने सोचा कि खुद ही जाकर उन्हें बुला लेती हूँ। मैं जब कमरे से बाहर निकली तो हॉल भी खाली पड़ा था, टीवी भी बंद था। मैं बहुत परेशान हो गई कि आखिर राजू इतनी रात को मुझे कुछ बताए बिना कहाँ चले गए जा सकते हैं। मेरा दिल घबराने लगा। तभी मेरी नज़र उस लास्ट वाले कमरे में आई रोशनी पर पड़ी। मुझे अजीब सी खुशी हुई कि शायद राजू के मेहमान जो कहीं चले गए थे वह वापस आ गए हैं। मैं दौड़ती हुई उस कमरे के पास जैसे ही गई तो मैंने देखा कि मैं जल्दी जल्दी घर के पीछे जाने लगी। मैं कमरे के बाहर ही खड़ी थी। अंदर से राजू की आवाज़ें आ रही थी। वह कुछ कह रहे थे और रो रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गई और जैसे ही मैं कमरे में जाने के लिए पैर बढ़ाई, अचानक ही कमरे में अंधेरा आ गया और राजू बाहर निकल आए और मुझे देखकर बहुत ही गुस्से में आ गए। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए रूम में ले आए और बोले, निशा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तुम वहाँ पर क्यों गई थी? मैं बहुत डर चुकी थी। मैं बोली, राजू, आप कमरे में नहीं थे, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। कमरे से बाहर आई तो आप लॉन में भी नहीं थे। उस कमरे से आई रोशनी देखी तो सोचा कि आपका मेहमान वापस आ गया है, इसलिए मैं वहाँ पहुँची। राजू मुझे कमरे में अभी ले आ चुके थे। वह बोले, निशा, अपने हक को पहचानो, वह कमरा तुम्हारे हक में नहीं है, इसलिए तुम इस बात को समझ क्यों नहीं लेती? उस दिन के बाद मैंने उस कमरे के बारे में कभी नहीं सोचा। दिन गुजरते गए और मेरी डिलीवरी का समय पहुंच गया और सुबह से ही मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने राजू को घर में ही रखा और उन्हें आज काम पर जाने से मना कर दिया कि अगर मुझे किसी भी समय अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। दोपहर में आराम करने के लिए मैं जैसी लेटी तो मुझे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। मैं जल्दी से बोल पड़ी, राजू, गाड़ी निकालिए, मुझे अस्पताल, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। राजू जल्दी से कमरे से बाहर निकल आए। मैं दर्द से तड़पने लगी। मैं सोच रही थी कि राजू कब कमरे में आएंगे, मगर उसे तो बाहर निकलते हुए बहुत देर हो चुकी थी। वह अभी तक नहीं आए थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी राज एक औरत के साथ कमरे में आए।
वह बोले, निशा, यह बहुत ही समझदार दाई है, तुम्हारी डिलीवरी यही करेगी। मैं राजू को देखने लगी। दर्द की वजह से मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने बोला, अस्पताल, मुझे अस्पताल जाना है। लेकिन राजू ने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे उस दाई के हवाले कर दिया करके खुद बाहर निकल गए। दाई ने मुझ पर जोर से आजमाइश करने लगी और तकरीबन 3 घंटे की तकलीफ के बाद मैंने बच्चे को जन्म दिया। मेरे कानों में बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दिल से भगवान को धन्यवाद और आंखें बंद कर ली। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब नींद की गहरी वादियों में खो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा। वो वहाँ नहीं था। मैंने राजू को आवाज़ दिया तो उसने उठकर कमरे के बल्ब जलाए और उनकी आंखें खून जैसे लाल थी। मैंने बोला, राजू, मेरा बच्चा कहाँ है? तो राजू ने कहा, मैंने मेरा बच्चा कहाँ है? बेटी पैदा हुई है या बेटा? राजू की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह बोले, बेटा पैदा हुआ था, मगर तुमने तो मुर्दा बच्चे को जन्म दिया था। मैं बेबाक राजू की तरफ देखी और बोली, मैंने अपने बच्चे के रोने की आवाज़ अपने कानों से सुनी थी। राजू बोले, तुम बेहोश थी, नींद में सुनी होगी आवाज़। पास में भी तुम्हारी कल से तुम इतनी सुकून और गहरी नींद में मैं सो सकता हूँ। मैं चिल्लाने लगी और बोली, राजू, मेरा बच्चा वापस ला दो, मेरा बच्चा कहाँ है? राजू की बात सुनकर मुझ पर जमीन और आसमान गिर पड़े थे। वह बोले, मैंने तो अपने बच्चे को कल ही मिट्टी में दबा दिया। मैं बोली, कल का क्या मतलब है? वह बोले, तुम कल से सो रही हो अपने बच्चे की जुदाई का गम मैं अकेले सह रहा हूँ। मैं चीख चीख कर रोने लगी। मैं बोली, राजू, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। अब मेरा दिल टूट चुका था। उसका चेहरा भी देखने को दिल नहीं करता था। कुछ महीने गुजरने के बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई, जबकि अब तो मेरी ख्वाहिश भी नहीं थी। एक दिन मैं बैठी थी और गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी एक पड़ोसन हमारे घर के अंदर आई और वह मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मेरे सर पर आशीर्वाद देकर बोली, बेटा, तुम्हारे बच्चे का सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे तो जब से पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इस बार तो राजू को जिंदा बच्चा दे। इसकी पहली बीवी ने भी 3-3 बच्चे पैदा किए, मगर तीनों मरे हुए थे। जबकि उसकी बीवी रो रो कर कहती थी कि राजू, मैंने जिंदा बच्चे को जन्म दिया था। मेरा तो दम घुटने लगा था। मैं पूछी, आंटी, राजू पहले से शादीशुदा है? वह आंटी एकदम से परेशान हो गई। बोली, बेटा, क्या तुम्हें यह बात नहीं पता है? मैं चुपचाप आंटी को देखते रह गई। वह बोली, फिक्र नहीं करो, राजू ने उसे तलाक दे दिया है, अब तो वह सिर्फ तुम्हारा ही है। मेरी पड़ोसन जैसे ही घर से निकली, मैंने अपने कपड़े बैग में डाले और घर से निकल गई। मैं जानती थी कि राजू की पहली पत्नी झूठ नहीं बोल रही है, क्योंकि मैंने भी तो बच्चे के रोने की आवाज़ अपने कानों से सुनी थी। मुझे राजू से डर लगने लगा था। ना जाने वह यह सब क्यों कर रहा था। मैं अपने माता पिता के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि राजू वहाँ भी मेरे पीछे आ जाता और मेरे माता पिता मुझे उसके साथ ज़बरदस्ती घर भेज देते। मैं अपने दोस्त के घर चली गई। वह बहुत अच्छी थी। उसके घर में बस वो और उसकी मम्मी ही रहती थी। मेरी दोस्त नर्स की जॉब करती थी और मैं उसके घर में आंटी अकेले रहती थी। उन्हें पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने उन्हें अपनी सारी बातें सुना दी, इसलिए वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन मैं और आंटी हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो वह अचानक से चीख पड़ी। डॉक्टर ने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा और खुद बाहर निकल गए। मैं और आंटी हक्का बक्का उसको देख रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अपने नर्स के साथ कमरे में आई और मुझे बेड पर लिटाकर जंजीरों से बांध दिया। मैं तो डर से थर थर काँपने लगी। आंटी तो यह सब देखकर गुस्से में आ गई थी। डॉक्टर को गुस्सा होकर बोली, यह क्या बदतमीजी लगा रखी है?
तुम डॉक्टर हो या जानवर, खोलो मेरी बेटी को जंजीर से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। डॉक्टर बोले, आप फ़िक्र क्यों कर रही है? यह सब आपकी बेटी की सही के लिए ही तो कर रहे हैं। यह देखिए यह देखिए अल्ट्रासाउंड में, यह देखिए इसके पेट में आधा इंसान का बच्चा है और आधा जानवर का बच्चा। यह पैदा नहीं होना चाहिए। अगर ये पैदा हो गया तो माँ तो अपनी ममता के तहत इसको पाने लगेगी, मगर तब तक बहुत तबाही मच जाएगी। हम इस बच्चे को ख़त्म करना चाहते हैं। हमने आप अबॉर्शन के कागज़ पर साइन कर दे। आंटी बोली, आप मेरी बच्ची को छोड़ दे अभी, और इस समय मैं पता करती हूँ कि बात क्या है। आंटी मुझे अस्पताल से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलवा कर लाई थी। मैंने आंटी से कहा कि मैं अपने पति के घर जाना चाहती हूँ, वही बताएगा कि आखिर बात क्या है, और हम दोनों घर चले गए। घर खाली पड़ा था। आंटी को घर के पीछे ले गई। मेरी हालत इंतहा नहीं रही जब मैंने देखा कि वह कमरा खुला हुआ था। राजू भी वहीं पर बैठे हुए थे। मैं कमरे में गई। राजू मुझे देखकर बहुत डर गए। मैं बोली, मेरे पेट में पलने वाला बच्चा आधा इंसान का है और आधा जानवर का। इसके पीछे क्या राज छुपा है? मुझे वह तुमसे जानना है। राजू रोने लगा और बोला, निशा, मैं बहुत ख़राब इंसान हूँ। मैंने अपनी जवानी के दिनों में बहुत बड़ा पाप कर दिया था। हमारे घर में एक औरत काम करने आती थी, कभी उसके साथ साथ उसकी जवान बेटी भी आ जाती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। मैं उस पर फ़िदा हो गया। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह बहुत खुश हो गई थी। हमारी दोस्ती हो गई और मैंने उसकी गरीबी का फ़ायदा उठा लिया, जिसकी वजह से वह प्रेग्नेंट हो गई। उसने मुझ पर बहुत ज़ोर डाला कि मैं उससे शादी कर लूँ, लेकिन मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। तब उसने मेरी मम्मी पापा को मेरी बात बता दी। तब मैं सबके सामने उसके मुंह पर थप्पड़ भी मारा और बोला, इस दुनिया में मेरे लिए तुम ही रह गई हो क्या? मैं तो जूता भी ब्रांड का पहनता हूँ, फिर मैं तुम जैसे गरीबी भिखारी से विवाह कैसे कर लूँ? फिर मुझे पता चला कि उसने ऑपरेशन करवा लिया है। कुछ महीने के बाद मेरी शादी मेरी मम्मी ने करा दी। मेरी पहली बच्ची ऐसी ही हुई थी। उसने 2 घंटे दुनिया में सांस लिया और फिर चल बसी। मैं और मम्मी बहुत परेशान हुए। बाबा के पास गए तो बाबा बोले, राजू, तुम पर तुम्हारी किसी महबूबा ने काला जादू किया है। यह काला जादू बहुत ज़्यादा भारी है, ताकि तुम्हारा बच्चा आधा जानवर हो। मैं तुम्हारे लिए इसका तोड़ देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। वह बाबा अभी जादू कर रहे थे कि मर गए। मुझे मालूम पड़ा कि वह शैतानी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाए। मेरे 3 बच्चे ऐसे ही पैदा हुए। फिर मेरी पहली पत्नी ने कहा कि तुम मेरे बच्चे को खा जाते हो, तुम शैतान हो। उसे मेरी बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने मुझे तलाक देकर चली गई। इस कहानी के 10 साल बाद मेरे माता पिता भी इस दुनिया से चले गए। फिर मैंने तुमसे शादी कर लिया, इस भरोसा पर कि क्या पता अब जादू कमज़ोर पड़ गया हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। तुमने भी जिस बच्चे को पैदा किया वो भी मरा हुआ था। मैं अजीब नज़रों से राजू को देखती रह गई। मैंने उससे डिवोर्स को कहा तो उसने मुझे डिवोर्स दे दिया। उस दिन के बाद मैंने इस बच्चे को जन्म तो दिया था, पर थोड़ी देर ही ज़िंदा रहा और फिर वो मर गया। इस बच्चे के साथ मैं भी अंदर से मर गई। मैं अपने मम्मी पापा के घर वापस चली गई तो उन्होंने मुझे बोझ समझकर सर से उतारने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुझे खुशी खुशी अपने घर में रख लिया। मैं एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ, मगर मेरे दिल से वह दुख और ख्वाब नहीं जाता है। तो कहानी यहीं तक थी दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की सस्पेंस से भरी कहानियाँ आप लोगों को रोज़ाना सुनने को मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कहानी में अभी तक बने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।